हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंस्टीट्यूट में। बायोलॉजी की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे क्या पार्ट ऑफ सेल के बारे में, अर्थात कोशिका के अंगकों के बारे में। तो कोशिका के अंगकों के बारे में हमने बहुत सी बातें जान ली है, लेकिन कुछ और बाकी है। तो आइए उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। उसके पहले दो तीन क्वेश्चन है हमारा आपसे, वो आप बताएंगे क्या कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है। इसी तरह से मैनेजर ऑफ सेल किसको कहेंगे, मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल किसको कहेंगे। और अगला टर्म है कंट्रोलर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल। कंट्रोलर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल एंड ब्रेन ऑफ सेल, ये तीनों जो टैग हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, ये केवल और केवल एक ही पार्ट मतलब सेल के पार्ट के लिए यूज होते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम केंद्रक है या फिर न्यूक्लियस है। किसके लिए यूज होता है, तो ये चीज समझ में आई आपको भाई। तीनों पॉइंट्स किसको कहेंगे, न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता था। ये जो तीन टैग लाइन दिए गए हैं किसके बारे में दिए गए हैं, तो केंद्रक के बारे में दिए गए हैं। केंद्रक के बारे में डिटेल जानकारी हमने पिछले लेक्चर में दे दी है। यदि आप ना पढ़े हो तो जा करके वहां से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो अब आप इन तीनों के बारे में या फिर इन तीनों पॉइंटों को बहुत अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बहुत ही बार पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले भी हैं। मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल एंड कंट्रोलर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या है वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ध्यान से समझेंगे, सिंपल से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं वो आप कवर हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जानेंगे। न्यूक्लिक एसिड, हाँ यदि आपसे पूछे कि ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो आप कुछ ऐसे ही जवाब देंगे कि क्या कि इनकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती होगी, ऐसे ही कहेंगे। उसके बाद और फिर क्या कहेंगे कि ऐसे एसिड जो न्यूक्लियस में पाए जाते होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। लेकिन यदि हम आपसे पूछ ले कि न्यूक्लिक एसिड है वो किसका बना होता है, किस चीज का बना होता, तो शायद आपका जवाब मुश्किल ही मिले। तो हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या ये कहां पर पाया जाता है, वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड हम कहेंगे विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान देना, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड हम कहेंगे कि एक मोनोमर है या फिर एक कहेंगे कि एक छोटी सी छोटी मतलब एसिड की एक छोटी सी छोटी कण है या छोटा सा छोटा कण है जो कि किससे बना होता है, हम कहेंगे कि वही प्रोटीन, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है, क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ कर देते हैं तो वो बन क्या जाता है, वो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है, तो आप क्या बताएंगे आंसर में, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। क्या बताएंगे, इसका होल एन लगने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड का केवल एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के बने हुए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुत से बहुलक मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अगली बात, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या कि इसकी खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी। किसने, फ्रेडरिक मीसर, फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक हैं, फ्रेडरिक मीसर ने की थी खोज, फ्रेडरिक मीसर ने की थी। ठीक है, खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी। लेकिन अब अगली बात ये पहुंचती है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये फ्रेडरिक मीसर के अनुसार कौन सा नाम दिया गया था इनको, वो नाम दिया गया था न्यूक्लिन नाम दिया गया था। क्या, न्यूक्लिन नाम दिया गया था। ठीक है, न्यूक्लिक नाम दिया गया था। आगे हम बढ़ेंगे तो इसी तरह से जैसे ये फ्रेडरिक मीसर ने किसकी खोज कर दी, न्यूक्लिक एसिड की खोज कर दी, इन्होंने ही अन्य दो तत्वों की या फिर दो रासायनिक पदार्थों की और खोज की थी। वो क्या है, वो डीएनए है और फिर दूसरा है आरएनए। तो आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड इन दोनों की भी खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मीसर ने ही की थी। न्यूक्लिक एसिड की खोज तो आप बताएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि अभी हमने कहा कि बहुत से प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बना होता है, वो न्यूक्लिय या फिर न्यूक्लिक एसिड बना होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है।
न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे कि ये किसका बना होता है, तो इसके अंदर आएंगे क्या क्या आपको मिल जाएंगे, ये सुक्रोज हम लिखते हैं, क्या सुक्रोज, ऐसे लिख ले शर्करा हिंदी में, शर्करा प्लस फास्फोरस, शर्करा प्लस फास्फोरस और प्लस नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस, बेस का मतलब क्या है, क्षार या फिर नाइट्रोजनी क्षार, हिंदी में लिखे नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा फास्फोरस और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के क्या बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। अर्थात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये न्यूक्लिक एसिड में से, न्यूक्लिक एसिड निम्न में से किस तत्व से मिलकर नहीं बना होता है, ऑप्शन देखेंगे न्यूक्लिक एसिड निम्न में से किस तत्व से मिलकर के नहीं बना होता है, तो ये तीनों ऑप्शन में तो आपको मिले, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन में मिलकर या फिर मिल जाए, उस ऑप्शन का नाम हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए वसा, अगला क्या ऑप्शन लिख दिए वसा, भाई शर्करा फास्फोरस नाइट्रोजनी क्षार और फिर क्या वसा, ये चार ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आपको आंसर क्या देना रहेगा, आंसर आपको देना रहेगा कि वसा से मिलकर के ये नहीं बना होता, ठीक है। अब ये शर्करा को देखेंगे कि शर्कराएं इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो दो प्रकार की शर्कराएं मिली होती हैं। वो कौन कौन सी शर्करा है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड शर्करा है, कौन कौन सी, एक डीऑक्सी, ऐसे लिखेंगे डीऑक्सी राइबोस शर्करा, इतनी कहते हैं कि बस डीऑक्सी राइबोस शर्करा। और दूसरी क्या है, दूसरी है राइबोस शर्करा। अब शर्करा का मतलब क्या, चीनी, शर्करा का मतलब चीनी। अब वो चीनी क्या है, चाहे सुक्रोज के रूप में हो, चाहे ग्लूकोज के रूप में, चाहे फ्रक्टोज जैसा भी हो, तो यहाँ पर हम किससे कहेंगे कि ये कितनी शर्कराएं हैं, दो प्रकार की शर्कराएं मिली होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरी कैसी है, तो राइबोस शर्करा। उसके बाद फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक एलिमेंट है, फास्फोरस को हम पी से ही लिखते हैं। अब फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। किसकी उपस्थिति के कारण, फास्फोरस की उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक एसिड की जो प्रकृति होती है वो क्या, एसिडिक नेचर की होती है। उसके बाद अगला क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार कितने टाइप के यहाँ पे मिले होते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार को दो भागों में डिवाइड पहले किया गया है। पहला क्या, एक प्यूरिन क्षार कहा गया, क्या कहा गया, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार, और दूसरा pyrimidine या फिर पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार। एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार कहा गया और दूसरे को क्या, पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार कहा गया। हाँ, फिर से आपको मतलब देखेंगे एक बार कि शर्कराएं कितनी शर्कराओं से मिलकर बनी होती है, तो दो शर्करा, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरी राइबोस शर्करा। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक प्रकार का एलिमेंट ही है जिसकी उपस्थिति के कारण क्या एसिडिक या फिर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के बने होते हैं, एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार है और दूसरा पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो प्यूरिन है, मतलब प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार, इसके दो पॉइंट्स हैं, मतलब दो प्रकार के क्षार हैं। एक है एडेनिन के नाम से है एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार, और फिर दूसरा क्या है, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार है। देखेंगे कि प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से क्षार आते हैं, एडेनिन क्षार और फिर ग्वानिन क्षार। आप देखेंगे क्वेश्चन ये फिर से बन गया, क्या बन गया कि डीएनए के श्रृंखला या फिर डीएनए के डबल हेलिकल संरचना पर स्थित एडेनिन नाइट्रोजनी बेस किस टाइप का नाइट्रोजनी बेस है, तो आपको इन दोनों में से बताना रहेगा कि प्यूरिन है या फिर पेरीमिडीन है। तो यदि एडेनिन ग्वानिन के बारे में बात पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि ये प्यूरिन श्रृंखला का क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है। अब अगली बार आपसे पूछा जाएगा क्या कि पेरीमिडीन के अंतर्गत कितनी किस्में हैं, पायरीमिडीन या पेरीमिडीन, पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के अंतर्गत कौन कौन से बेसिक एलिमेंट आते हैं, तो आपको बताना रहेगा। यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ तीन है, ध्यान रखेंगे। ये है साइटोसिन, थायमिन और फिर अगला क्या है, यूरेसिल के नाम से, यूरेसिल। ध्यान देंगे, साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षार,
थायमिन नाइट्रोजनी क्षार और फिर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार किसके अंतर्गत या फिर किस नाइट्रोजन वाली बेस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? तो पेरिमेडिन के अंतर्गत आते हैं। आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजनी क्षार कितने श्रृंखला में बटा है? तो दो श्रृंखला, प्यूरिन है और दूसरी क्या है? पेरिमेडिन है। प्यूरिन के अंतर्गत कितने नाइट्रोजनी बेस? तो दो। पहला कौन है? एडेनिन और फिर दूसरा कौन है? ग्वानिन। फिर पाइरीमिडीन के अंतर्गत कितने? तो तीन। क्या है? साइटोसिन, थायमिन और फिर यूरेसिल। ठीक है, आप इन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप लिखते चलेंगे चीजें, अभी क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे और आपका आंसर आप खुद ही आंसर करेंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। जैसे अब हम आपसे क्वेश्चन ये करें कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के बना होता है? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के बना होता है? क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से सुनेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के बना होता है? तो आप बताएंगे क्या? 5। भाई दो तो प्यूरिन के अंतर्गत थे और फिर तीन क्या था? पाइरीमिडीन के अंतर्गत। तो तीनों जब ये दो ये और तीन ये सबको काउंट करेंगे तो 5 निकलेंगे। अच्छा ठीक है, तो 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उसके पहले केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड के मिलने से ही नाइट्रोजनी बेस के मिलने से ही न्यूक्लिक एसिड नहीं बन जाएगा। वो किसके सहयोग से बनेगा? तो पहला सुक्रोज के सहयोग से और दूसरा फास्फोरस जब मिलेगा। मतलब कि ये सुक्रोज और प्लस फास्फोरस जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? तब जाकर के न्यूक्लिक एसिड बनेगा। मतलब इसके साथ और क्या जुड़ेगा? एक एडेनिन जुड़ेगा। ये बना लेना है, एडेनिन जुड़ गया। उसके बाद फिर अगला क्या है? सुक्रोज फास्फोरस प्लस ग्वानिन जुड़ गया। सुक्रोज फास्फोरस साइटोसिन जुड़ गया। सुक्रोज फास्फोरस थायमिन जुड़ गया। उसके बाद सुक्रोज फास्फोरस और यूरेसिल ये सभी मिलते हैं तब जाकर के क्या तैयार होता है? वो न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। इस तरह से तो यदि हम आपसे पूछ लें या फिर आपसे पूछा जाए कि ये नाइट्रोजनी बेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने प्रकार के नाइट्रोजनी बेसों से मिलकर के बना होता है? तो आप बताएंगे आंसर में क्या? 5। संरचना कैसी है? संरचना आपको दिखाई गई है, ऐसे संरचना आपको दिखेगी। किस तरह से? इस तरह से। इन सभी को भी ऐसे ही बना सकते हैं, संरचना ऐसी ही बनी रहेगी, वहां पर भी इस तरह से सबकी संरचना। तो सुक्रोज फास्फोरस और एडेनिन तथा सुक्रोज फास्फोरस ग्वानिन, सुक्रोज फास्फोरस साइटोसिन ये सभी मिलसे मिलकर के क्या? न्यूक्लिक एसिड बनती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यूक्लिक एसिड जो बनती है वो कितने प्रकार की शर्कराओं से मिलकर के बनती है? भाई न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार की शर्कराएं होती हैं? तो आप क्या बताओगे? दो ही तो शर्कराएं हैं। कौन कौन सी शर्करा है? तो यहाँ पर आप शर्करा के आधार पर शर्करा कितने प्रकार की शर्करा है न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत? तो दो है। एक शर्करा है डीऑक्सीराइबो शर्करा, डीऑक्सीराइबो शर्करा, और दूसरा क्या है? वो राइबो शर्करा, केवल राइबो शर्करा। एक दो प्रकार की शर्करा है, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फिर दूसरी क्या है? राइबो शर्करा। लेकिन अभी शर्करा के मिलने से ही तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण नहीं हुआ। इसके साथ जब फास्फोरस और नाइट्रोजनी बेस मिलेंगे तब जाकर क्या न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो यदि हम फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड को भी नाइट्रोजनी बेस को भी मिला लें तब जाकर क्या न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यदि हम इसी में जोड़ दें, न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड यहां पर जोड़ दें, न्यूक्लिक एसिड जोड़ने का मतलब क्या है? इसके साथ फास्फोरस और नाइट्रोजनी बेस को भी हमने ऐड कर दिया है, तब जाकर के शर्करा के साथ ये किसका निर्माण कर लिया है? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर लिया। अर्थात अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? तो ये डीएनए के बारे में पढ़ना है। और अब ये किसके बारे में यहाँ से पढ़ना है? तो आरएनए के बारे में पढ़ना है ना। ये चीज स्पष्ट हो रहा है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और फिर ये राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में अब हमको जानना है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। अगली हेडिंग आप क्या बनाएंगे? डीएनए।
डीएनए, डीएनए का मतलब क्या, डाईऑक्सी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ हम देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं, गलती से कह देते हैं कि डीएनए की खोज किसने की, तो आप मतलब जल्दबाजी में या फिर कैसे भी बता देते हैं कि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, जबकि ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटसन और क्रिक ने तो उसकी डीएनए की संरचना दी थी, खोज तो किसी दूसरे ने की थी। तो खोज किसने की वो हमने बता दिया, इसके पहले ही हमने बता दिया जब न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी। तो आप बताएंगे कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, तो वही फ्रेडरिक मीसर ने की। किसने की? फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने की। अभी हमने पिछले तुरंत जस्ट ही बताया है, फ्रेडरिक मीसर ने की, ठीक है, फ्रेडरिक मीसर ने की। तो अब नाम क्या दिया था, तो न्यूक्लिक नाम दिया था, वहां पर भी हमने देख लिया। लेकिन पूछा यह जाता है कि फ्रेडरिक मीसर ने जो ये डीएनए की खोज की थी, ये कहां पर की थी, कैसी सेल्स में की थी, तो ये पल्स सेल्स में की थी। कौन सी सेल है? पल्स सेल्स में। पल्स सेल्स को कहेंगे क्या? मवाद कोशिका। मवाद थी वो ऐसी, मतलब मवाद में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को कहेंगे क्या? पल्स सेल्स। तो मवाद कोशिका में किसकी खोज की थी? डीएनए की खोज की थी किसने? फ्रेडरिक मीसर। ठीक है, अब अगली बात हमारी ये है कि जो डीएनए है ये क्या है? ये एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। इसका काम क्या होता है? तो ये आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। ये ना करता है, आनुवांशिक लक्षणों को वंशानुगत बनाता है, ऐसे लिख देते हैं। बाकी आप समझेंगे क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनकी संतानों में पहुंचाता है, वंशानुगत बनाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को वंशानुगत बनाता है। उसके बाद ये पाया कहाँ जाता है? तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है या फिर केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? केंद्र। ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी गया है क्वेश्चन कि डीएनए कहां पाया जाता है। आप बताएंगे क्या? न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहां पाया जाता है? आपको बताना है डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहां पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, बता देंगे कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ लें कि केंद्रक किस सेल्स में नहीं पाया जाता, यहाँ तो पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? आपकी आरबीसी सेल्स में नहीं पाई जाती है, आरबीसी सेल्स में नहीं पाई जाती है। आरबीसी सेल्स में क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब हम कहेंगे कि जब आरबीसी सेल्स में केंद्रक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर डीएनए भी नहीं होगा, ऐसा ही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना, ठीक है। अब अगली बात कि डीएनए की जो संरचना है वो कैसी है, या फिर उसकी संरचना को किसने दिया? डीएनए की संरचना पूछा आपसे यही जाएगा कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना। अब ये हेडिंग हम बनाएंगे क्या? डीएनए की डबल हेलिकल संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसी संरचना है? तो ये मुड़ी हुई, विपरीत दिशाओं में मुड़ी हुई सीढ़ी के समान है। आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे, ठीक है, इस तरह से यदि छोटी सा क्वेश्चन ऐसे कुछ संरचना होती है इस तरह से, ये संरचना आपको दिख रही है, यदि देखेंगे तो ऐसी संरचना क्या है? ये एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि सीढ़ी में ऐसे ही डंडे लगे रहते हैं और इसमें भी ऐसे ही डंडे लगे रहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि इसकी संरचना में भी इस तरह के डंडे ही लगे रहते हैं, ऐसे डंडे लगे। अब ये डंडे भी हैं कुछ काम के, यहाँ से भी क्वेश्चंस उठते हैं, ध्यान से देखेंगे। लेकिन ऐसी ही संरचना ये क्या है? डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को किसने दिया था? तो इन 1953 में, 1953 ईस्वी में
हम कहेंगे कि एक वैज्ञानिक है विल्किंस, नाम है उनका। क्या नाम है? विल्किंस। वैज्ञानिक विल्किंस है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक मतलब कहेंगे कि एक्सरे लिया था। किसका? किसी सेल्स में, कहेंगे किसी प्रकार की सेल्स में, या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर लिया था। मतलब स्ट्रक्चर क्या कहेंगे कि एक एक्सरे खींचा था, और उस एक्सरे में तब अगले और दो वैज्ञानिक आ गए, वाटसन और फिर एक और वैज्ञानिक इन्हीं के साथ जुड़े। कौन? क्रिक उनका नाम है। क्या? क्रिक। मतलब विल्किंस ने तो एक डीएनए का या फिर सेल्स का या फिर न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर लिया था, या फिर हम कहेंगे कि एक एक्सरे खींचा था, एक फोटो खींचा था। अब उस फोटो को अध्ययन करने कौन आ गया? तो वाटसन और क्रिक आ गए। अब वाटसन और क्रिक ने मिल करके उस फोटो को, उस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखा, और फिर क्या कहा कि ये डीएनए है, और उस डीएनए की स्ट्रक्चर को यहाँ पर दर्शा दिया, मतलब अलग निकाल के बता दिया। तो ऐसे में अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया, मतलब आंसर क्वेश्चन का, कि डीएनए की संरचना किसने दी? विल्किंस ने नहीं दी। विल्किंस ने तो कहेंगे कि एक मतलब वो एक्सरे खींचे थे कि डीएनए, या फिर कहेंगे तमाम प्रकार के और पॉइंट्स थे, लेकिन संरचना किसने बनाई? तो वाटसन और क्रिक ने भी बनाई। ठीक है, संरचना किसने बनाई? वाटसन और क्रिक ने बनाई है। और बाद में क्या हुआ कि विल्किंस, वाटसन और क्रिक को मिलाकर के इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसकी खोज में? तो डीएनए की इस डबल हेलिकल संरचना के बारे में। तो आप बताएंगे क्या कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने की। ठीक है, अगली बात हम ये जानेंगे कि इस डबल हेलिकल संरचना में ये जो डंडे लगे हुए हैं ये क्या क्या है। तो ये डंडे आपस में देखेंगे कि इसकी एक सीढ़ी की नुमा जो संरचना है, इसी सीढ़ी पर ऐसे देखेंगे कि ये जो सीढ़ी है ये एक प्रकार की हम कहेंगे कि लेयर है। क्या है? परत है। ये एक परत है इस ऐसे, और ये परत है। अब इसी लेयर पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर ऐसे ऐसे परत करके पाए जाते हैं नाइट्रोजनी बेस। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। इनकी इस लेयर पर नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, यदि कभी मान लेते हैं कि पूछ ही लिया गया कि डीएनए की जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे कि वही प्रोटीन और वसा की बनी होती है। या फिर जैसे इस प्रोटीन, या फिर हम पूछ लिया गया कि डीएनए की इस संरचना पर या फिर इस लेयर पर क्या उपस्थित होता है, तो आप बताएंगे क्या कि जो यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट नुमा दिख रहे हैं, ये पॉइंट क्या है? नाइट्रोजनी बेस है। तो अर्थात नाइट्रोजनी बेस उपस्थित होते हैं। ये सभी क्या है? नाइट्रोजनी बेस है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस। लेकिन ध्यान ये देना है कि नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से किसके साथ जुड़े होते हैं? कितने प्रकार के डीएनए में नाइट्रोजनी बेस होते हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेस होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन फिर से यहाँ से आपका उठेगा। एक तो है एडेनिन है। क्या? एडेनिन। और दूसरा क्या है? ग्वानिन है। ग्वानिन। और दूसरा क्या है? साइटोसिन है। साइटोसिन। और तीसरा क्या है? थायमिन है। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हैं। किसके अंतर्गत? तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना। अर्थात डीएनए में कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं? तो 4 बताएंगे। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और फिर थायमिन। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने कहा कि ये बांडों के द्वारा या फिर ऐसे डंडों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये वास्तव में डंडा नहीं है कोई, ये डंडे नहीं, ये तो बांड है, बंधन है। अभी देखेंगे कि कौन सा बंधन है। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि एक नाइट्रोजनी बेस यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजनी बेस है। कैसे कैसे जुड़े होते हैं हमें वो देखना है। तो हमेशा ए या फिर एडेनिन जो जुड़ता है वो थायमिन से जुड़ता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? तो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है।
एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है। ध्यान देंगे कि यदि यहाँ पर ए उपस्थित है तो वहां पर कौन सा उपस्थित होगा? टी। मतलब यदि ये एडेनिन है तो ये थाइमिन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर साइटोसिन आ जाए या फिर ग्वानिन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आप गलत होंगे, ये संरचना गलत नहीं होगी। तो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ा होता है। उसके बाद साइटोसिन या फिर ग्वानिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है? सो साइटोसिन जुड़ता है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये मान लेते हैं कि ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन। हमेशा ग्वानिन के साथ कौन जुड़ेगा? अगला नाइट्रोजन बेस साइटोसिन जुड़ेगा, या फिर साइटोसिन के साथ हमेशा नाइट्रोजन बेस कौन सा जुड़ेगा? तो ग्वानिन जुड़ेगा। थाइमिन के साथ कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा? तो ये एडेनिन जुड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है तो किस बंधन द्वारा जुड़ता है? मतलब ये जो हमने बांड या डंडे बनाए हैं, क्या ये डंडा लगा रहता है उसमें? नहीं, ये बंधन है। ये बंधन कैसे बंधन है? ये हाइड्रोजन बांड है। ये कैसे बंधन है? हाइड्रोजन बंध है। अर्थात अब देखेंगे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जब भी जुड़ते हैं तो किस बंधन द्वारा जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? तो ये बंधन जो है प्रकृति में एक प्रकार का दुर्बल बंध होता है। कैसा बंध? दुर्बल बंधन होता है। दुर्बल बंध होता है ना? दुर्बल बंध होता है। जस्ट लाइक हाँ, ए हमेशा किससे जुड़ेगा? तो आप बताएंगे टी से जुड़ेगा। जी हमेशा किससे जुड़ेगा? सी से जुड़ेगा, यही ना होगा। अब इन दोनों के मध्य या फिर जी सी के मध्य, ए टी के मध्य कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन नामक बंध उपस्थित होता है। अब हाइड्रोजन कैसा बंध होता है? तो एक प्रकार का दुर्बल बंध है। मतलब इसको थोड़ा सा यदि इस पर फोर्स दिया जाए तो ये टूट जाता है। मतलब यदि हल्का सा गर्म किया जाए तो इसके अणु टूट जाते हैं। ठीक है। अब अगली बात या फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि जब ए या फिर एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से जुड़ता है। जब ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से जुड़ता है। और किस बंधन से जुड़ता है? तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। तो क्या ये सिंगल हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं या फिर डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं या फिर ट्रिपल? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जब जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा, सिंगल नहीं। एडेनिन हमेशा जब ये थाइमिन से जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा, और जी या फिर ग्वानिन जब साइटोसिन से जुड़ेगा तो डबल नहीं ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा। अर्थात ये जो डंडे की संरचना दिख रही है, पतली पतली 3 संरचनाएं होती हैं और एडेनिन के साथ 2 संरचनाएं होती हैं। मतलब कहेंगे कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और बहुत नजदीक से माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो ऐसी डंडे जैसी ही संरचना दिखती है। मतलब इसके मध्य क्या 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जी और सी के मध्य हमेशा 3 बॉन्ड और ए और टी के मध्य कैसा बॉन्ड? तो डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला बंधन ये है कि जब एक बंधन ये है, एक बंधन मान लेते हैं कि ये टी से, ये क्या है? ये टी है और फिर ये एडेनिन है। अब यहाँ पर जी है ग्वानिन और यहाँ पर ये क्या है? ये साइटोसिन है। ठीक है। पूछ लेता है कि प्रत्येक लगातार 2 बंधनों के बीच कितना डिस्टेंस होती है, फिर कितनी डिस्टेंस होती है? प्रत्येक लगातार 2 बंधनों के बीच कितनी डिस्टेंस होती है? तो ये डिस्टेंस आपको बतानी रहेगी। तो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कितने? सोच लो कि इतनी कम दूरी होती है किनके मध्य? ग्वानिन साइटोसिन एक बंध है तथा थाइमिन और फिर एडेनोसिन डबल बंधन के बीच। मतलब प्रत्येक लगातार 2 बंधों के बीच कितनी दूरी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की। तो लिखेंगे अपने कॉपी में प्रत्येक लगातार 2 बंधनों के बीच की दूरी क्या बताएंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है
कि ये जो डीएनए की हेलिकल संरचना है ये कैसी है। ये तो आपने बताया कि हेलिकल होती है कुछ इस तरह से। तो यदि हम ऐसे घुमाएं तो इसका डायमीटर कुछ बनेगा, ऐसे घुमाएं तो इसका डायमीटर कुछ बनेगा। अब ये डायमीटर आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए की संरचना का डायमीटर कितना है, तो ये संरचना का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब डीएनए की संरचना का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान से देखेंगे कि ये डायमीटर पूछा गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, तो आप बताइए 20 एंगस्ट्रॉम। जस्ट उसी तरह से जैसे पूछ लिया जाए कि एडेनिन से लेकर के थायमिन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे क्या, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। चाहे वो डायमीटर है, चाहे एडेनिन से लेकर के थायमिन के बीच की दूरी बताए, ठीक है। लेकिन प्रत्येक दो लगातार बंधनों के बीच की दूरी को आप क्या बताएंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब यहाँ से अगला पॉइंट हमारा ये है कि पूछता है कि प्रत्येक लगातार या फिर एक ऐंठन के मध्य कितने एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक ऐंठन ये लगातार है और फिर यहीं से मान लेते हैं कि दूसरा ऐंठन ये है। मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे जब ये मुड़ी तो कुछ इस तरह से जाकर के फिर ऐसे मुड़ती, तो इनके जो मध्य ये ऐंठन लगातार मतलब ये जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ ध्यान देंगे कि ये 3.4 है, ये 34 है, यहाँ पर बीच में दशमलव नहीं लगा। ये किसका आंसर है कि प्रत्येक लगातार दो मोड़ों के बीच की दूरी है। प्रत्येक लगातार दो मोड़ों के बीच की दूरी, ऐसे हम समझेंगे कि कितनी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की। अब इस मोड़ के बीच में देखेंगे कि इस मोड़ के बीच में ये पूछा जाता है कि कितने बंधन उपस्थित होते हैं, कितने बंधन उपस्थित होते हैं। तो आपको बताना रहेगा कि इस मोड़ के बीच में 10 कहेंगे बंधन उपस्थित होते हैं, या फिर 10 नाइट्रोजनी बेस के जोड़े उपस्थित होते हैं। 10 बंधन उपस्थित होते हैं, कितने, 10 बंधन उपस्थित होते हैं, या फिर कहेंगे 10 नाइट्रोजनी बेस के, 10 नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े उपस्थित होते हैं। किनके मध्य, कि एक ही ऐसे जब ये पूरा का पूरा मोड़ आपको दिखाया गया है, उस मोड़ की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। इस 34 एंगस्ट्रॉम के मध्य कितने नाइट्रोजनी बेस के बंधन जुड़े रहेंगे, 10। कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कितने होते हैं, 10, ठीक है। अब यहाँ से कि जो भी क्वेश्चन थे डीएनए से वो कंप्लीट हुए, लेकिन और कुछ बातें जैसे अब हम ये आपसे कहें, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे कि डीएनए किसका बहुलक होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड था वो भी किसी का बहुलक था, लेकिन डीएनए किसका बहुलक है, क्वेश्चन तो है बन ही गया, आपको बताना है। यहाँ तो जितने ही पॉइंट हमने बताए वहां से तो कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो डीएनए किसका बहुलक है, तो सरल सी बात है भाई, जब डीएनए जिससे मिलकर के बना है उसी का बहुलक होगा। तो डीएनए देख रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार से ही तो मिलकर के बने हुए हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार किसके बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के कहेंगे बहुलक है। तो इसी तरह से डीएनए भी किसके बहुलक होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। आंसर है डीएनए किसके बहुलक हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के ही बहुलक होते हैं। किसके, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। या फिर यदि न्यूक्लियोटाइड ना मिले तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजनी क्षार के बहुलक होते हैं। ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजनी क्षार के बहुलक, इसके बहुलक, यहाँ ये चीज, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक या फिर नाइट्रोजनी क्षार का, यही है आपका आंसर। अब उसके बाद डीएनए से पूछा जा सकता है एक आध क्वेश्चन ये कि केंद्रक में लगभग, मतलब न्यूक्लियस में लगभग कितना % डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस में लगभग कितना % डीएनए पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्या, न्यूक्लियस में लगभग 10% के आसपास डीएनए पाया जाता है। कितना, 10% डीएनए पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अच्छा ठीक है, अब यही से हम ये पूछ लें कि न्यूक्लियस में जो भी जितना भी डीएनए पाया जा रहा है वो किस पर उपस्थित होता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जा रहा है वो किस पर उपस्थित होता है, तो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। किस पर, क्रोमोसोम। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कल, क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है।
क्रोमोसोम पर कौन उपस्थित होता है? तो डीएनए उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम पर कौन उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित होता है। और डीएनए पर कौन उपस्थित होता है? तो जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन सभी का काम लगभग एक ही है। क्या? वो पैतृक लक्षणों को उनकी संतानों तक पहुंचाने का काम होता है। क्या काम? पैतृक लक्षणों का उनके संतानों तक पहुंचाने का काम। तो यहाँ से तीन पॉइंट्स हैं। पूछा गया कि क्रोमोसोम किस पर लिपटे होते हैं, तो आप बताएंगे क्या कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन के बने होते हैं, जो कि कहां पर उपस्थित होते हैं? तो क्रोमैटिन जालिका से बने होते हैं, अर्थात केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब इस क्रोमोसोम पर क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए उपस्थित होता है। पूछा गया डीएनए कहां पर उपस्थित होता है, बताएंगे आंसर के। जीन किस पर उपस्थित होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से तो डीएनए पर उपस्थित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किस पर उपस्थित होता है? तो क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। ये सारे क्वेश्चन थे डीएनए से, लेकिन अब अगला पॉइंट क्या है? वो आरएनए है। अगला पॉइंट क्या है? आरएनए। आरएनए का मतलब क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगले यहां से ये पॉइंट बनता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? तो इसका भी आंसर आपके पास है, फ्रेडरिक मीसर ने ही की। राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने? तो फ्रेडरिक मीसर ने ही की थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो कहां पर पाया जाता है? क्या वो केंद्रक में उपस्थित होता है या फिर अन्य कहीं जगह? तो बिल्कुल केंद्रक में तो उपस्थित होता ही है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा में जो केंद्रक आरएनए उपस्थित होता है वो किसी सेल्स की साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है सबसे अधिक मात्रा। अर्थात आरएनए की यदि बात की जाए, आरएनए कहां पर उपस्थित होता है, तो आप क्या बताएंगे? कोशिका के साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म का मतलब है क्या? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य कहां पर उपस्थित होता है? तो कहेंगे कि कोशिका झिल्ली तथा न्यूक्लियस के मध्य जो भी मैट्रिक्स या फिर जैलीय द्रव पाया जाता है वही क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अगली बात हमारा यहाँ से ये उठता है कि ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के बना। यहाँ भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार और यहाँ पर भी 4 ही नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन से? 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट दोनों अलग अलग ध्यान से देखेंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। पहले में क्या है? यहाँ पर एडेनिन ही है। क्या? एडेनिन। ए फॉर एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन। और दूसरा ग्वानिन, साइटोसिन और यहाँ पे थायमिन होता था ना, किसमें? डीएनए में होता था। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन किसमें होता था? तो ये संरचना डीएनए की थी, अर्थात ये चारों के चारों नाइट्रोजनी बेस डीएनए में पाए जाते थे। अब यदि यहाँ पर थायमिन होता, लेकिन थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या? यूरेसिल। अब यूरेसिल कहाँ है? तो यूरेसिल पाया जाता है ना। अब यूरेसिल पूछ लिया गया कि यूरेसिल किस प्रकार के नाइट्रोजनी श्रृंखला का तत्व है, तो आप बताएंगे क्या? पिरिमिडीन का है। पिरिमिडीन का कौन से? ये पैरिमिडीन या फिर पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन नाइट्रोजनी बेस श्रृंखला के ये दोनों एलिमेंट हैं और ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों प्यूरिन के हैं। ये बात स्पष्ट हुई? पीछे ही हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस उपस्थित होता है? आरएनए में थायमिन के स्थान पर, या फिर यहीं पर थायमिन लगा दे, थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस उपस्थित होता है? तो आपको बताना क्या है? यूरेसिल उपस्थित होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस? यूरेसिल। इसी तरह से डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस? तो थायमिन। बाकी की सारी संरचना, सारे कार्य तो अलग हैं, बाकी जो भी सारी संरचना है ये
आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान ही है। यदि हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें सिंपल रूप में, ये ऐसे कुछ आरएनए की संरचना होती है। यदि यहाँ पर ये एडेनिन है तो यहाँ पर यूरेसिल, अच्छा ये चीज है यहाँ पर। अच्छा डीएनए में देखेंगे तो डीएनए के साथ कौन जुड़ता था, थायमिन जुड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर थायमिन नहीं जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। ये भी डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। उसी तरह से ग्वानिन के साथ, तो ग्वानिन के साथ कोई चेंजिंग नहीं है, साइटोसिन ही जुड़ेगा। एडेनिन के साथ या फिर यूरेसिल के साथ हमेशा कौन, एडेनिन जुड़ेगा, या फिर साइटोसिन के साथ हमेशा कौन, ये ग्वानिन जुड़ेगा। ऐसी कुछ संरचना होती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सी है तो जी है, या फिर जी है तो सी है। इस तरह से संरचना, एक सिंपल संरचना किसकी होती है, ये आरएनए की। ठीक है, अब अगली बात ये है कि जो आरएनए है वो उसका काम क्या है, इसका काम, वर्क हम देखेंगे कि भाई डीएनए का काम क्या था वहां पर, कि पैतृक गुणों को या आनुवंशिक गुणों का वाहक था कौन, डीएनए। वो आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता था। लेकिन आरएनए का काम ये नहीं है कि आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे और लिख भी लेंगे। प्रोटीन का निर्माण और संश्लेषण कार्य किसका है, आरएनए का है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है आरएनए कितने टाइप के होते हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, आरएनए या फिर कोशिका में आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो 3 टाइप का होता है, 3 ही प्रकार का होता है। 1 2 3 3 ही होते हैं। एक होता है mRNA, इसको लिखने का तरीका यही है mRNA, और फिर दूसरा है tRNA, mRNA, tRNA, और एक है एक और पॉइंट है यहाँ पे, मैसेंजर हो गया, ट्रांसफर हो गया, और एक आरआरएनए। क्या है, आरआरएनए, mRNA, tRNA और एक आरआरएनए। mRNA का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और tRNA का मतलब क्या, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और फिर आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। क्या, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का मतलब तो आप जानिए। तो 3 ही प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन ये देता है कि निम्न में से कौन सा राइबोसोम का या फिर आरएनए का प्रकार नहीं है। ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा राइबोसोम का या फिर आरएनए का प्रकार नहीं है, वो ऑप्शन देखेंगे mRNA, tRNA, sRNA, और फिर उसके बाद आरआरएनए। ये चारों आपको देखने को मिलेगा, mRNA, tRNA, sRNA और फिर आरआरएनए। ध्यान से देखेंगे, तीनों स्पष्ट कर ले, M, T और R उपस्थित तो होते हैं, लेकिन S कोई प्रकार नहीं है आरएनए का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा सही, ऑप्शन रहेगा sRNA, यही नहीं है किसका, राइबोसोम या फिर कहेंगे आरएनए का प्रकार। ध्यान से देखेंगे तो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। अब देखेंगे इनका कार्य क्या होता है। जैसे अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि mRNA या फिर tRNA, आरआरएनए, ये तीनों तो प्रकार हैं आरएनए के, लेकिन तीनों का अलग अलग कार्य क्या होता है। पूछ लिया कि mRNA का काम क्या होता है। अब M का मतलब यहाँ पर मैसेंजर है। अब आप स्पष्ट कर लेंगे, M का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब क्या होता है, मैसेज, मैसेज का मतलब संदेश पहुंचाने का काम ये होता है। मतलब mRNA का काम क्या होता है, संदेश पहुंचाने का काम होता है। अब ये संदेश किसको पहुंचाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते हैं क्योंकि सेल्स में उपस्थित होते हैं, शरीर में उपस्थित होते हैं। तो जो mRNA है ये संदेश पहुंचाते हैं उनको जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरआरएनए। इनका नाम क्या है, राइबोसोमल। आपने देखा था कि राइबोसोम, राइबो वर्ड जहां पर आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर प्रोटीन से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर है।
तो इसका मतलब राइबोसोम का मतलब ये इनका काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करना। ध्यान देखें अभी तीनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इनका आरआरएनए का काम क्या है, प्रोटीन निर्माण का काम है। अब देखेंगे एमआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का मतलब मैसेज पहुंचाना। जैसे सेम उसी तरह से है, ये एक प्रकार के दूत की तरह है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी अंग को प्रोटीन की आवश्यकता हुई तो वो किससे कहेगा, वो कहेगा मैसेंजर आरएनए से। इससे कहेगा कि हमें इतनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है, तो ये मैसेंजर आरएनए झट से आएगा, किससे कहेगा, राइबोसोमल आरएनए से। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, उतनी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करेगा। ध्यान से देखेंगे इनका काम यही है कि वो संदेश पहुंचा दिए, ये अब प्रोटीन का निर्माण कर दिए। लेकिन यहीं पर अब दूसरा, अब उस प्रोटीन को पहुंचाने का काम किसका होता है, तो ट्रांसफर आरएनए का होता है। मतलब इन्होंने तो प्रोटीन का निर्माण किया है, अब उस प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर का मतलब क्या, स्थानांतरण, परिवर्तन, वही है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन को पहुंचाने का काम। ऐसे समझ जाएंगे, प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए करेगा। प्रोटीन कितनी मात्रा में बनाना है ये चीज कौन बताएगा, तो मैसेंजर आरएनए बताएगा। और प्रोटीन का निर्माण करेगा कौन, तो आरआरएनए करेगा। अच्छा, अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, तो इन तीनों में से सबसे छोटा जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, एक सेल में या फिर साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में आरएनए का कौन सा टाइप पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, तब उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है। तो सबसे कम मात्रा में कौन होता है, तो ट्रांसफर आरएनए, या फिर सबसे छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पर आरएनए का कौन है, ट्रांसफर आरएनए। ये भी बात आप ध्यान से लिख लीजिए। अब यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि गोल्जी बॉडी से संबंधित है कि ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए की मदद कौन करता है। ट्रांसफर आरएनए की मदद कौन करता है, तो इसकी मदद करने आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मतलब गाल्जी काय इसकी मदद करने आता है। क्यों, इसीलिए तो गाल्जी काय को क्या कहा गया था, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस अफसर कहा गया था। यही तो रास्ता क्लियर, भाई ये बोझा लेकर के जा रहा है, अकेले किसी को नहीं हटा पा रहा है, तो वहां पर गाल्जी काय जाता है, ट्रैफिक पुलिस या फिर एक पुलिस की भांति इसका रास्ता क्लियर करवाता है, जाए लेकर अपना काम। अर्थात टीआरएनए की मदद कौन करता है, गोल्जी बॉडी। बस राइबोसोमल से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ से ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाएगा, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो जैसा हो आप कमेंट कीजिएगा, जो चीज समझ में ना आई हो बताइएगा, हम बताने के लिए तत्पर हैं। ठीक है।